नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका टाइटल है द राइज ऑफ न्यू एब्सोल्यूट मोनार्कीज, यानी कि निरंकुश राजतंत्रों का उदय। हम वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि पश्चिमी संसार के इतिहास को पढ़ रहे हैं और यूरोप में किस तरीके से निरंकुश राजतंत्रों यानी कि एब्सोल्यूट मोनार्कीज की स्थापना होती है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। यह आपके सेकेंड पेपर के सेकेंड यूनिट का पार्ट है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि निरंकुश राजतंत्रों का उदय किस तरीके से होता है। निरंकुश राजतंत्रों के उदय एक तरीके से आधुनिक युग की शुरुआत थी। मध्य युग में जहाँ पर यूरोप अनेक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, या तो वे धार्मिक आधार लिए हुए थी जैसे कि होली रोमन एम्पायर यानी कि पवित्र रोमन साम्राज्य, जिस पर मुख्य रूप से एक तरीके से पोप का अधिकार था, चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। यहाँ तक कि जितनी भी छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयाँ थी, चाहे वो डचीज थी या फिर कैंट थी, उन सब पर एक तरीके से पोप का या चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव सम्मिलित होता था। इस वजह से वहाँ के जो निवासी थे उनमें क्षेत्रीय भावनाएं थी और वे धार्मिक कारणों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। लेकिन मध्य युग का जब अंत आता है 15वीं शताब्दी के आसपास, हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हमें यूरोप के इतिहास में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने पहले के लेक्चर्स में बात की पुनर्जागरण के बारे में, धर्म सुधार आंदोलन के बारे में, तो सामंतवाद के पतन के बारे में जहाँ हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं। तो क्योंकि सामंतवाद का पतन होता है तो एक तरीके का वैक्यूम या खाली स्थान जिसे हम कह सकते हैं वो क्रिएट होता है राजनीति के फील्ड में, और ये वैक्यूम जो है वो भरा जाता है राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ। राष्ट्रीय राज्य या निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्कीज या फिर नेशन स्टेट्स जो हैं वो इस वैक्यूम का स्थान लेते हैं। तो किस तरीके से ये जो सारे चेंजेस इस समय पर वहाँ हो रहे हैं वो निरंकुश राजतंत्र के उदय को फिजिबल बनाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मध्ययुगीन व्यवस्था जो थी उसके पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे, ये हमने पहले भी बात की है। जैसे कि नगरीय व्यवस्था का उदय होना, मैनर पद्धति यानी कि एक तरीके से सामंतवाद का पतन होना, धर्म युद्ध जो हुए हैं धर्म सुधार आंदोलनों के बाद, उसके बाद काली मृत्यु यानी कि ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग जो कि आपके 13वीं-14वीं शताब्दी में यूरोप में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैला, या और भी जो युद्ध वहाँ पर अनवरत रूप से चलते रहे, उनकी वजह से सामंतों की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा क्षीण हो गई। और सामंतों की शक्ति के क्षीण होने पर राजाओं की शक्ति जो है, उन्हें राजाओं को अपनी शक्ति बढ़ाने का एक मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण कारण था वाणिज्यिक क्रांति। इस समय तक हम देखते हैं क्योंकि भौगोलिक खोजें जो हैं वो शुरू हो चुकी थी। कोलंबस ने जहाँ पर अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी, और इंडिया तक पहुँचने का एक तरीके से उन्होंने सामुद्रिक मार्ग, एक नवीन वैकल्पिक मार्ग जो है वो खोज निकाला था। तो उसके बाद यूरोपियन देशों के द्वारा संपूर्ण संसार के, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो अमेरिकी प्राय महाद्वीप है, या फिर ईस्ट एशिया या साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर उनके द्वारा अपनी कॉलोनीज यानी कि अपने उपनिवेश स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चलने लग गई। और उसके बाद इकोनॉमी के फील्ड में एक नई तरीके की क्रांति आई जिसे हम वाणिज्यिक क्रांति कहते हैं। हमने देखा था कि मध्य युग में किस तरीके से व्यापार वाणिज्य जो है वो बहुत ही ठप पड़ा हुआ था सामंती व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन धर्म युद्धों के होने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं उनका संपर्क पूर्व के साथ होता है, और पूर्व के साथ संपर्क की वजह से नवीन जो परिवर्तन आते हैं जिनसे व्यापार वाणिज्य को एक बूस्ट मिलता है। और उसके बाद जब उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है तो एक तरीके की वाणिज्यिक क्रांति होने लगती है। वाणिज्यिक क्रांति जो है वो वाणिज्यवाद के सिद्धांत पर आधारित होती है, और वाणिज्यवाद का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत एक तरीके से जो मदर कंट्री है यानी कि जो राज्य है, जैसे इंग्लैंड है, यूरोप के जो राज्य हैं जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है या पुर्तगाल है, इन मदर कंट्रीज़ के द्वारा जो उपनिवेश चाहे वो अफ्रीका में स्थापित किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में स्थापित किए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिकी महाद्वीप में स्थापित किए जा रहे हैं, तो इन मदर कंट्रीज़ के द्वारा अपने उपनिवेशों से इस तरीके का व्यापार करना, या यूरोप के भी अन्य देशों से इस तरीके का व्यापार करना कि व्यापार का जो संतुलन है वो मदर कंट्री के फेवर में हो, यानी कि यूरोपीय देशों के फेवर में हो। इसके लिए वो क्या करेंगे, ये उपनिवेश जो हैं इनसे वो कच्चा माल बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं,
और उन्हें निर्मित माल जो है, तैयार माल, उसी रॉ प्रोडक्ट से जो तैयार माल है वो वापस तैयार करके वहाँ तक उपनिवेशों तक पहुँचाते हैं। और इस तरीके की जो नीति है जिसमें व्यापार संतुलन जो है वो किसके पक्ष में रहता है, उस मदर कंट्री के पक्ष में रहता है। ये एक तरीके की वाणिज्यवाद की नीति है। और इस वाणिज्यवाद की नीति का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य था वो उद्देश्य था अधिक से अधिक धन का संचय करना। और धन इस वक्त पर जो था वो सोने और चांदी के फॉर्म में था, इन बहुमूल्य धातुओं के फॉर्म में था। तो अधिक से अधिक सोने और चांदी के भंडारों को बढ़ाना, जिसके माध्यम से जो राष्ट्र है, जो राज्य है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सके, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जा सके। ये एक तरीके का वाणिज्यवाद का कॉन्सेप्ट था। और यही वाणिज्यवाद की नीतियाँ उपनिवेशीकरण के बाद और बड़े पैमाने पर लागू होने लगी। राज्य का बहुत ज़्यादा व्यापार वाणिज्य पर हस्तक्षेप होने लगा, क्योंकि राज्य ये गवर्न करने लगा कि किस चीज़ का उत्पादन उस राज्य में होगा या किस चीज़ का उत्पादन नहीं होगा। और राज्य को बाहर से कम आयात करने की ज़रूरत पड़े, अधिक से अधिक वो निर्यात करे, जिसके माध्यम से सोना चांदी का भंडार जो है वो बढ़ाया जा सके। तो इस कारण से राजाओं को प्रचुर धनराशि प्राप्त हुई और उसकी वजह से वो एक केंद्रीकृत और स्थायी सेना को बनाए रखने में भी सफल रहे। और एक स्थायी सेना बनाए रखने की वजह से सामंतों पर जो निर्भरता थी वो भी खत्म हो गई। तो ये इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं जिनमें निरंकुश राजतंत्रों का उदय जो है वो हम यूरोप में देखते हैं। ये मेनली 15वीं-16वीं शताब्दी की एक घटना है, एक परिघटना है, जिसके बारे में हम और डिटेल में अभी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इनका उदय जो है वो होता है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं एब्सोल्यूटिज्म यानी कि निरंकुश राजतंत्र जो है वो क्या होता है। ये एक तरीके का पॉलिटिकल बिलीफ है, राजनीतिक विश्वास है कि जो राजा है उसी के पास उसके राज्य की जो सीमाएं हैं उसमें सर्वाधिक शक्ति जो है वो सिर्फ राजा में निहित होनी चाहिए। इस तरीके का जो पॉलिटिकल बिलीफ या राजनीतिक विश्वास है उसे हम एब्सोल्यूटिज्म यानी कि निरंकुशता के नाम से जानते हैं। 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ये यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में एब्सोल्यूटिज्म की जो प्रक्रिया है या एब्सोल्यूट मोनार्क का जो उदय है वो होता है। इसके कॉजेज जैसे कि हमने बात की कि ये जो दौर है 15वीं-16वीं शताब्दी का वो बहुत ही अनिश्चितता भरा माहौल यूरोप में क्रिएट करता है। उस वजह से बहुत सारे हम देख रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन भी हो रहा है, तो उस वजह से बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक संप्रदायों के बीच में जो युद्ध हो रहे हैं उसकी वजह से एक अनिश्चितता का माहौल है। सामंतों के आपसी युद्ध हो रहे हैं, उनमें भी एक अनिश्चितता का माहौल है। तो इस वजह से आर्मीज जो हैं वो राजा है वो मेंटेन करने लग जाते हैं। और इन आर्मीज को मेंटेन करने की वजह से राजा जो है, अब क्योंकि इन आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्हें अधिक धन चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स भी लोगों पर लगाने लग जाते हैं, जनता पर लगाने लग जाते हैं। इन टैक्सेस की वजह से किसान जो है वो जब रिवोल्ट करते हैं तो इस रिवोल्ट को दबाने के लिए भी फिर से सेना का प्रयोग किया जाता है। तो एब्सोल्यूटिज्म एक इस तरीके की अवधारणा है कि जहाँ पर राजा जो है वो हर क्षेत्र में, जनता के हर क्षेत्र में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की बात हो, सामाजिक क्षेत्र की बात हो या उनके इकोनॉमी की बात हो, जैसे कि हमने वाणिज्यवाद के कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश की तो किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो भी राज्य के द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। तो एब्सोल्यूटिज्म का जो पूरा कंसेप्ट है वो राज्य, उस पर्टिकुलर राज्य की जो बाउंड्रीज है, उसकी जो सीमाएं हैं, उसमें राजा के द्वारा एक कंप्लीट कंट्रोल हर स्फेयर पर, हर एस्पेक्ट पर, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो कल्चरल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो इकोनॉमिक है, हर एस्पेक्ट पर राजा के नियंत्रण को पुख्ता बनाने की बात है। और इस वजह से अब रूलर्स जो हैं वो हर तरीके से अपने आप को पावरफुल शो करने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो रिलीजियस जो आइडियाज़ हैं उनको भी एक तरीके से रेगुलेट करने लग जाते हैं, उनको भी नियंत्रित करने लग जाते हैं। उनके जो कोर्ट हैं यानी कि राजा के जो दरबार हैं उन दरबारों को भी अब बहुत ज़्यादा वैभवशाली या इस तरीके से दिखाया जाने लगता है। उनके बहुत विशाल महलों का निर्माण होता है जो कि कहीं ना कहीं राजाओं की बढ़ती हुई शक्ति को द्योतित करता है। और इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए राजा जो है वो एक नौकरशाही का गठन भी करते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही का गठन करने लग जाते हैं ताकि वो हर एस्पेक्ट को किस तरीके से नियंत्रित कर पाएँ। तो ये एक एब्सोल्यूटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने एक पिक्चर के माध्यम से, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश की है। आइए अब हम समझते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं निरंकुश राजतंत्र के उदय के पीछे। सबसे पहला रीज़न तो है व्यापारिक वर्ग की भूमिका। जैसा कि हमने बात की कि व्यापारी वर्ग जो है
वो अभी बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है, लेकिन फिर भी ये एक मध्यम वर्ग है और अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है वह कि वह पुराना शासक वर्ग जो है यानी कि सामंत वर्ग जो है उनको परास्त कर सके, उनसे संघर्ष कर सके। इसलिए अब ये व्यापारी वर्ग एक ऐसी केंद्रीय सरकार का समर्थन करता है जो कि सामंतों की मनमानी को रोक सके, उनकी लूटमार को खत्म कर सके। दूसरी तरफ राजा जो हैं उनको भी क्योंकि अपना राजस्व बढ़ाना है तो इसलिए वो व्यापारी वर्ग का समर्थन करने लगते हैं, क्योंकि भू राजस्व यानी कि लैंड से जो रेवेन्यू हासिल हो रहा था सामंतों के माध्यम से, उसके कंपैरिजन में व्यापारियों से प्राप्त होने वाला जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए राजाओं का भी इंटरेस्ट था कि वो व्यापारियों से जो प्राप्त हो रहा है राजस्व उस राजस्व को प्राप्त कर सके और उस राजस्व के माध्यम से, उस धन के माध्यम से वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा करके सामंतों का दमन कर सके और अपनी सत्ता को, अपनी केंद्रीय सत्ता को मजबूत कर सके। तो इस तरीके से राजा और व्यापारी इन दोनों को ही एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता थी और इनके आपसी सहयोग ने निरंकुश राजतंत्रों के उदय की भूमिका जो है वो तैयार कर दी थी। अगला जो कारण है इनके उदय के पीछे वो है आपके धर्म युद्धों का योगदान। धर्म युद्ध जो कि क्रूसेड्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, इनके बारे में हमने पहले वीडियोस में चर्चा की है। ये 11वीं से 13वीं शताब्दी तक मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच जेरूशलम पर अधिकार करने के लिए लड़े गए थे, लेकिन इन धर्म युद्धों की वजह से एक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया, यद्यपि इसमें ईसाइयों की अंतिम रूप से पराजय हुई और यरूशलेम पर एक तरीके से मुस्लिमों का आधिपत्य स्थापित हो गया, लेकिन इस 200 वर्षों तक के पीरियड में ये जो धर्म युद्ध लड़े गए इसमें सैकड़ों सामंत मारे गए। कई लोग वहीं पूर्वी पार्ट में, पूर्वी एशिया में जाकर के बस गए, जिसके कारण से जो बचे हुए सामंत थे वो इतने शक्तिशाली रहे भी नहीं और उनकी शक्ति का दमन करना राजाओं के लिए अब बहुत ही आसान हो गया। इसके अलावा इन युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय शासकों को पूर्वी देशों की शासन प्रणाली की भी जानकारी मिली। पूर्वी देशों में बहुत लंबे समय से ही निरंकुश शासन व्यवस्था जो है वो चल रही थी अनवरत रूप से, तो यूरोपीय शासकों ने भी इस व्यवस्था के आवश्यक तत्वों को सीखा और उन्हें अपनाने का निश्चय किया। तो इस तरीके से धर्म युद्धों ने आपके जो बिलीफ्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसको चेंज करने का भी कार्य किया है पॉलिटिकल फील्ड में। धर्म युद्धों के बाद आइए अब हम बात करते हैं, अगला जो एस्पेक्ट है वो है आपके धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन, जिसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात की है। क्योंकि धर्म सुधारकों ने चर्च के प्रभुत्व का विरोध किया और यह घोषणा की कि राजाओं को पोप के प्रभुत्व से मुक्त होकर के एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना करनी चाहिए। यानी कि जैसे कि फ्रांस अगर एक देश है तो फ्रांस में रोम के पोप की का अधिकार होने के बजाय फ्रांस का जो राजा है वही उस चर्च का एक तरीके से ऑनर हो, या फिर वही उस चर्च के जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनको रेगुलेट करने वाला हो। फ्रांस का जो चर्च है उसके बिशप की, उसके पादरियों की नियुक्ति का अधिकार भी फ्रांस के राजा के अधीन ही हो। तो इस तरीके की एक राष्ट्रीय चर्च की स्थापना के लिए धर्म सुधारकों ने राजाओं को इंस्पायर किया, उन्हें मोटिवेट किया और साथ में उन्हें इस बात के लिए भी मोटिवेट किया कि कैथोलिक चर्च जो है, क्योंकि धर्म सुधारक जो थे वो प्रोटेस्टेंट वर्ग के थे जैसा कि हम जानते ही हैं, तो वो क्योंकि कैथोलिक चर्च का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने राजाओं से यह एक तरीके की गुजारिश भी की कि कैथोलिक चर्च की जो भूमि है, जो संपदा है, उन्हें भी राजाओं को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। उनका मानना था कि राजाओं को धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों ही विषयों पर अपनी सर्वोच्च सत्ता को कायम करना चाहिए। बहुत सारे राजाओं ने धर्म सुधारकों की इन अपीलों पर अमल किया और कैथोलिक चर्च की भूमि और संपत्ति का अपहरण करके बहुत सारा धन हासिल किया और इसके माध्यम से अपनी राजनीतिक सत्ता को भी सुदृढ़ बनाया। तो इस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन जो है उन्होंने भी कहीं न कहीं राज्यों के, निरंकुश राज्यों के उत्थान में या राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया। अगले जो पॉइंट है, अगला जो एस्पेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है राष्ट्रीय भावना का उदय होना। जैसा कि हमने देखा कि मध्य युग में तो यूरोप जो है वो छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, लेकिन अब जो है वो एक राष्ट्र के रूप में इमर्ज हो रहे हैं
अलग अलग एरियाज, जैसे कि फ्रांस जहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जा रही है, तो वो एरिया कहीं ना कहीं, या फिर इंग्लैंड है, या फिर आप देखेंगे कि रशिया है, या फिर आपकी स्पेन है, पुर्तगाल है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में अब एक राष्ट्रीय भावना का उदय जो है वो धीरे धीरे होने लगता है। इसका कारण वाणिज्यवाद की नीतियां हैं, भौगोलिक खोजें हैं, औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा है। जैसा कि हम देखते हैं, अगर आपने सेकेंड ईयर के कुछ चीज़ें आपको याद होंगी, तो हमने देखा था कि किस तरीके से भारत में कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने में पुर्तगालियों में, डचों में, अंग्रेज़ों में और फ्रांसीसियों में संघर्ष होता है, और अंतिम रूप से अंग्रेज़ जो है वो सफल होते हैं भारत पर अपना शासन स्थापित कर पाने में। तो किस तरीके की औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने का कार्य करती है। देशज भाषाओं का जो विकास है, लेटिन को नकार करके जो भी वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस हैं या लोक भाषाएं हैं, जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, पुर्तगीज, स्पेनिश, इन सब का विकास जो है वो हो रहा है। तो एक कॉमन लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी को सिंबलाइज करती है, और कॉमन आइडेंटिटी कहीं ना कहीं नेशनलिटी से जुड़ती है। तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें हैं वो राष्ट्रीयता की भावनाओं के विकास में अपना रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। पहले जहाँ पर धर्म बहुत ज़्यादा प्रधान था और सामंतवादी व्यवस्था के कारण से लोग जो है वो राष्ट्र के बारे में सोच नहीं पाते थे, लेकिन अब धर्म के पतन यानी कि रिफॉर्मेशन की वजह से और दूसरी तरफ सामंती तंत्र के पतन की वजह से भी अब राष्ट्र जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसके अतिरिक्त ये जो राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी उसने राजतंत्रों को सबल बनाया, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के हितों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय शासन की आवश्यकता होती है, एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से निरंकुश राजतंत्रों को अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने का अवसर मिल गया। इसके बाद जो अगला रीज़न है वो है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि राजा जो है वो किस तरीके से ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। डिवाइन ओरिजिन की जो थ्योरी है किंगशिप को लेकर के, उसने भी कहीं ना कहीं निरंकुश राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया है, क्योंकि इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मानना था कि ईश्वर ने जो राजा हैं उनको एक तरीके से अपने प्रतिनिधि के तौर पे पृथ्वी पर भेजा है ताकि वो लोगों पर शासन कर सके, और राजाओं को इसलिए राज्य करने का जो अधिकार है वो ईश्वर से मिला है। तो प्रजा को ईश्वर के इस प्रतिनिधि यानी कि राजा के विरुद्ध विरोध करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो इस तरीके की एक डिवाइन ओरिजिन की जो थ्योरी है वो हमें देखने को मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं राजाओं की जो निरंकुशता है, वो उनकी जो सर्वोच्चता है वो साबित होने लगती है। तो देवी उत्पत्ति का ये जो सिद्धांत है वो भी एक रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करते हैं पुनर्जागरणकालीन लेखकों का जो योगदान है उसके बारे में। पुनर्जागरण काल और उसके बाद भी जो दूसरे लेखक हुए, उन्होंने एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में अपना मत दिया। जैसे कि हमने पुनर्जागरण काल के साहित्य के बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने बात की थी दांते के बारे में, जो कि इटली के फ्लोरेंस नगर के निवासी थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जिसमें से राजनीति के क्षेत्र में उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है द मोनार्किया। इसमें उन्होंने यह मत प्रतिपादित किया कि शांति और व्यवस्था की स्थापना का एकमात्र साधन जो है वो राज्य है, और गैर धार्मिक विषयों में राजा की शक्ति ही सर्वोच्च होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो ओपिनियंस आ रहे थे, उन्होंने कहीं न कहीं एक माहौल बनाने का कार्य किया। मैकियावेली के बारे में भी हमने जैसे डिस्कशन किया था, मैकियावेली ने जो रचना है उनकी द प्रिंस में एक निरंकुश राजा के फेवर में अपना मत दिया, और उन्होंने कहा था कि अगर राजा को अच्छे कार्य करने हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ईमानदारी का ही रास्ता अपनाए, वो छल कपट का भी सहारा ले सकता है, वह निर्दयता का भी सहारा ले सकता है अपनी शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए। जैसे कि कौटिल्य या चाणक्य के बारे में हम जानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में किस तरीके से उन्होंने अर्थशास्त्र में राजा को बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बताई है जिनके माध्यम से वो अपने राज्य को सुदृढ़ बना सके। तो मैकियावेली भी कहीं न कहीं अपनी रचना जो है द प्रिंस में एक निरंकुश शासक या एक शासक को किस तरीके से अपनी सत्ता को एस्टेब्लिश करना है उसकी शिक्षा देते हुए दिखाई देते हैं।
जॉन बोर्डिन नाम के एक और लेखक हुए हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेट में यह विचार व्यक्त किया कि संप्रभु जो राजा है उसे सभी प्रकार के नियंत्रणों से मुक्त रहना चाहिए, यानी कि वो किसी के भी अधीन नहीं होना चाहिए, चर्च के या अपने सामंतों के या अपने अधिकारियों के या किसी के भी अधीन उसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सभी कानूनों का स्रोत वह राजा स्वयं है। हॉब्स, जिसके बारे में हमने पुनर्जागरणकालीन साहित्य के बारे में बात की थी, तो उन्होंने भी जो बुक लिखी है अपनी लेवियाथन, उन्होंने उसमें राज्य की सार्वभौमिकता और राज्य के सर्वोपरि नियंत्रण का समर्थन किया है। तो इस तरीके से ये जो लेखक हुए या इनके अलावा और भी जो लेखक हुए, उन्होंने लोगों में निरंकुश राजतंत्र के प्रति निष्ठा और विश्वास की भावना को जागृत करने का कार्य किया। इन सब कारणों ने यूरोप में 15वीं-16वीं शताब्दी में, मुख्यतया 16वीं शताब्दी में निरंकुश राजतंत्रों के उदय को प्रोत्साहित किया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, स्पेन में, रूस में, प्रशा में और भी कुछ जगहों पर निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना अलग अलग राजवंशों के अधीन होती है। और यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में हमारे सिलेबस में 4 राज्यों या 4 देशों में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का डिस्कशन जो है वो इंक्लूडेड है, जिनमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है और प्रशा है। इनके बारे में यहाँ पर किस तरीके से निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हुई, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।